जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसा हुआ पेपर बच्चा आज का? एफएसटी नंबर 3 बहुत ही अच्छा पेपर था आज का। तो उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और कुछ बहुत सारी सिली मिस्टेक भी आपने किया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ही हमने ऐसा फ्रेम किया था कि आप सिली मिस्टेक उसमें करें। तो स्टार्ट किया जाए पेपर का डिस्कशन। तो पहले मैं 46 से 68 तक मैं डिस्कस करूंगा और 69 से लेकर 90 क्वेश्चन नंबर तक विजय बहादुर सर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो हम लोग इसी मिशन के तहत स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन को। तो एक चीज और बेटा, इसी तरीके से आप पूरे साल अगर एफएसटी दे देंगे ढंग से, उसका घर पे एनालिसिस जरूर करिए। ठीक है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सिलेक्शन में। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है बेटा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर बेटा मॉलिक्यूल या आयन स्पीसीज लिखी हुई है और यहां पर उससे करेक्ट ऑब्जर्वेशन कंसीडरिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, चलो यहां पर बेटा कुछ यहां पर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एसपी मिक्सिंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अच्छा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो ऑड नंबर में होने चाहिए, जैसे कि 17, 15, 7, इस तरह से। तो देखो जरा O2+1, अगर हम लोग O2+1 में बात करें तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, 8, 16 और एक कम कर दिया तो बताओ ये कितने हो गए? 15। तो बताओ ये 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक ऑड नंबर है। तो ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो एस की मैचिंग किससे हो जाएगी? सी से। तो एस की मैचिंग सी से, एक ही ऑप्शन में मैच हो गया देखो। ठीक है, चलो अब यहां पर देखें जरा O2 को देखें। तो O2 के अगर हम लोग बात करें तो देखना जरा, O2 होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 होते हैं। पाई स्टार एबीएमओ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 16 होते हैं और इवन नंबर है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं हो सकती है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और अनपेयर्ड 2 है। तो देखो यहां पर कह रहे हैं कि नो मल्टीपल बॉन्ड, नहीं मल्टीपल बॉन्ड है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 2 है। चलो मैक्सिमम वाली बात अब भी देख लेंगे। एसपी मिक्सिंग या विदाउट एसपी मिक्सिंग, तो बेटा O2 में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है और N2 में एसपी मिक्सिंग होती है। अभी मैं दिखा दूंगा, ये एनसीईआरटी से है। एसपी मिक्सिंग अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है बस, लेकिन एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है कि किसमें एसपी मिक्सिंग है, किसमें विदाउट एसपी मिक्सिंग है। तो यहां पर N2 के केस में एसपी मिक्सिंग होती है, O2 के केस में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। जो F2 होता है बेटा, F2 F सिंगल बॉन्ड F, बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना हो गया? 1। इसका मतलब यहां पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो बी की मैचिंग सेकेंड से हो जाएगी नो मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो जरा N2 देखें। N2 बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और इवन नंबर में है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं हो सकती है। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 1 सिग्मा 2 पाई, यानी मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है। क्लियर है? तो मल्टीपल बॉन्ड है यहां पर। ठीक, अब देखो जरा अनपेयर्ड, ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो बताओ यहाँ 0 है। और O2 में अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 1 होता है, क्योंकि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बताओ अनपेयर्ड कितने बचे? 1। तो बताओ यहाँ पर है नहीं अनपेयर्ड, यहाँ भी अनपेयर्ड नहीं, डायामैग्नेटिक है दोनों। और यहाँ पर अनपेयर्ड 1 है, यहाँ अनपेयर्ड 2 है। इसका मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड कहाँ पर हो गए? यहाँ पर। तो बताओ O2 की मैचिंग किससे हो जाएगी? ए से। तो चलो जरा पी की मैचिंग ए से, ये गलत। बी की मैचिंग सॉरी क्यू की मैचिंग डी से, क्यू की मैचिंग डी से, क्यू की मैचिंग डी से बिल्कुल सही है। और इसके बाद आर की मैचिंग बी से, आर की मैचिंग बी से और एस की मैचिंग सी से। आंसर विल बी सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, ये एसपी मिक्सिंग आप ये टर्म सुन रहे हैं, ये कहां पर दिया है? एनसीईआरटी में। देखो जरा ये जो डायग्राम बना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, लास्ट में आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
तो देखो B2C2N2 यहां पर विद sp मिक्सिंग लिखा है, और यहां पर O2F2Ne2 यहां पर लिखा है विदाउट sp मिक्सिंग। क्लियर है? और यहां देखो जरा O2 में अनपेयर्ड कितने, 2 दिख रहे हैं, N2 में अनपेयर्ड जीरो, O2 और ये C2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड 0 और B2 में अनपेयर्ड 2। और B2 में जो अनपेयर्ड होते हैं वो पाई स्टार ABMO में नहीं होते, यहाँ पर O2 में पाई स्टार ABMO में होते हैं और यहाँ पर होते हैं पाई बॉन्डिंग में। क्लियर है? तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग में और यहाँ पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो O2 में भी 2 अनपेयर्ड और B2 में भी अनपेयर्ड, बट यहाँ पर पोजीशन है जो इनकी वो है पाई एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर है पाई बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं लगातार इस पूरे पैराग्राफ से अगर हम लोग देखें, ये डायग्राम से देखें, तो मैंने लगातार तीनों FST में इससे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 47। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर, बेटा ये हैलोजन है, देखो जरा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो यहाँ पर वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा और वंडरवाल फोर्स बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। तो बताओ जरा, Cl2 से ज्यादा किसका होगा? Br2 का, Br2 से ज्यादा I2 का, I2 का। ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहां देखो जरा Cl2 को बीच में लिख दिया, ये गलत हो गया। आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर हम लोग देखें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अगर पैरानाइट्रोफिनॉल में देखें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां यहाँ पैरा में ज्यादा होता है, और इन्होंने क्या लिख दिया? आर्थो। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। क्लियर है? तो यहां होता है एसोसिएशन, यहां होता है चिलेशन। तो चिलेशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां देखो जरा, ICl और Br2 ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, और इंटर हेलोजन कंपाउंड में पोलैरिटी ज्यादा होती है, और अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ICl का ज्यादा होगा Br2 से। तो ये बात सही है। क्लियर है? H2D2T2, तो बताओ ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप है। तो मॉलिक्यूलर यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका मोलर मास अगर हम लोग देखें तो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। क्लियर है? जो कि गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। क्लियर है? तो H2 से ज्यादा D2 और D2 से ज्यादा T2, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर? तो आंसर विल बी थर्ड। अब देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर ये देखो जरा, अगर हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में जाएंगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये पैरानाइट्रोफिनॉल में देखो, यहां पर आर्थो के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर और यहां पर जो पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहां पर देखो जरा, कंसीडर द 3 सॉल्यूशंस, और तीनों की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। तो तीनों ही 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। अब जरा देखना, यहां पर पीएच का ऑर्डर पूछ रहा है कि पीएच का क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, पीएच का क्या सीक्वेंस होगा? देखो जरा, ये है वीक एसिड, और वीक एसिड की जो पीएच होती है बेटा वो 7 से कम होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां देखो जरा, ये है सॉल्ट, ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट पीएच हो जाएगी 7 से ज्यादा। अब देखो जरा, तो ये 7 से कम, ये 7 से ज्यादा। अब हम लोग बीच वाले को देख लें। एसिटिक एसिड में क्या मिला दिया? सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट। तो जरा देखना, एसीटेट, अगर हम लोग एसिटिक एसिड देखें, इसका डिसोसिएशन, वीक एसिड है ये, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो जरा, इसमें मैंने क्या डाल दिया? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब देखो यहां, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है?
इसका मतलब कि अगर केवल एसिटिक एसिड लें तो उसकी जो पीएच है उससे ज्यादा एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के सोल्यूशन की होगी। क्लियर है? इसका मतलब कि सबसे कम किसकी हो गई? 3 की, उससे ज्यादा 2 की, और उससे ज्यादा 1 की। हाँ, ये जरूर है कि दोनों की पीएच 7 से कम ही होगी और इसकी 7 से ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा 1 की, उससे कम 2 की, उससे कम 3 की। आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4। क्लियर है? अब मैं इसको बेटा डेटा से ले रहा हूं जरा देखना, इसको दोनों को मैं एक बार डेटा से भी समझा रहा हूं। इसको मैंने अभी कॉमन आयन इफेक्ट से समझाया, अब जरा देखना इसकी अगर हम लोग बात करें वीक एसिड, और वीक एसिड है ये और एच टाइप का एसिड है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है बेटा सी अल्फा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन सी अल्फा, और ये एक बेटा वेरी वीक एसिड है, और वेरी वीक एसिड के लिए जो अल्फा होता है वो 5% से कम होता है, तो मैंने मैक्सिमम मान लिया 5%। ठीक, तो बताओ यहाँ पर सी है 1 मोलर दिया है, अल्फा में मान के चल रहा हूँ 5 मान ले रहा हूँ मैं, और परसेंटेज अल्फा तो डिवाइड बाय में मैंने 100 कर दिया। तो ये बताओ जरा 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गई। अब बताओ जरा, तो पीएच बराबर कितनी होनी चाहिए? 2 माइनस लॉग 2, 2 माइनस लॉग 2। ठीक, अब बताओ जरा, सॉरी लॉग 5, 2 माइनस लॉग 5, और log 5 की वैल्यू होती है 0.70, तो बताओ 2 माइनस 0.70, तो ये वैल्यू बेटा अप्रॉक्स में आ जाती है कितनी? 1.3। तो सोचो 1 एसिटिक एसिड, 1 मोलर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, उसकी पीएच कितनी? 1.3। अब मैं यहीं पर इसकी मैं निकाल दे रहा हूं, क्योंकि ये है बेटा वीक एसिड है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यानी ये बफर बन गया। अब बताओ बफर, अगर हम लोग बफर सोल्यूशन की बात करें तो बफर की एक कैपेसिटी है और उसकी जो पीएच रेंज होती है तो वो क्या होगी? पीएच बराबर पी के प्लस माइनस 1, ये रेंज होगी। ठीक, अब देखो जरा पी के ए वैल्यू अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड के लिए, वो होती है 4.74। कितनी होती है? 4.74। तो 4.74 प्लस माइनस 1, तो बताओ जरा, अगर रेंज की बात करें तो एक कम कर दो तो 3.74, तो भी इससे ज्यादा ही है, देखो जरा। क्लियर है? तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? लास्ट, फोर्थ ऑप्शन। आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर बच्चों? मैंने दो तरीके से समझा दिया इसको। अब ये कहां से मिलेगा? ये देखो जरा, बफर वाला आप आज जाएंगे तो ये पूरा, एक तो यहां पर बफर एक्शन पूरा दिया हुआ है, और उसकी पीएच कैसे निकालते हैं, तो पीएच बराबर पी के प्लस माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि लगभग 70% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, और गलती देखो जरा, बहुत सिली मिस्टेक। यहां पर ट्रांजिशन दिखाया गया है कि 3 से 1 आ रहा है, ठीक, जंप है, और यहां पर 3 से 2 और 2 से 1, तो इसको मैंने 3 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर। क्लियर है? तो इन ट्रांजिशन के लिए मैंने यहां पर लास्ट में देखो क्या लिखा है? इनकरेक्ट। और बच्चों ने इसका क्या कर दिया? करेक्ट। आंसर पहले ही मैंने दे दिया था कि ए एंड डी जो कि गलत आंसर है वो करेक्ट के लिए है, और मैंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर ये है तो मैं अगर यहां बात करूं तो ये अगर टोटल ये E3 बराबर क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2, तो E3 बराबर E1 प्लस E2, ये बात सही है। E3 बराबर E1 प्लस E2। अब बताओ E बराबर क्या होता है? एच न्यू। E बराबर होता है एच न्यू, तो बताओ यहां पर H सबके लिए फिक्स है, तो बताओ न्यू 3 बराबर क्या लिखेंगे? न्यू 1 प्लस न्यू 2। तो बताओ न्यू 3 इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2, ये सही है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। तीसरी बात, अब बताओ जो न्यू होता है वो सी बाई लेमडा, तो बताओ सबके लिए सी 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 सेम होगा, तो बताओ 1/λ3 बराबर 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो देखो जरा, अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 कॉमन ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, और ये हो जाएगा λ3 प्लस λ2, ये हो गया 1/λ3, λ2, और ये λ1, सॉरी ये 1 है और ये 2 है।
1/λ3 इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, λ1 इंटू λ2 और ये λ2 प्लस λ1 और ये हो जाएगा 1/λ3। इसको उल्टा कर दो तो बताओ λ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ3 इक्वल टू हो जाएगा λ1 इंटू λ2 अपान में λ1 प्लस λ2। ये सही है, तो ये गलत और ये गलत है। क्लियर है? तो बताओ अभी हमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन है, बी एंड सी। आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है? तो यहां गलती हो सकती है कि आपने हो सकता है करेक्ट बता दिया हो। क्लियर है? तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं डायग्राम एनसीईआरटी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा केएसपी पर, मैच द कॉलम विद कॉलम 2, कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहां पर बेटा स्पीसीज दिए हुए हैं, यहां पर उनकी केएसपी दिया है। जिरकोनियम फॉस्फेट, बेटा पहले तो फार्मूला लिखना आना चाहिए। बेटा जिरकोनियम Zr+4 और फॉस्फेट होता है PO4-3। बताओ 3 इधर 4 इधर, तो फार्मूला हो गया Zr3PO4 ये हो गया। बताओ ये किस तरह का सॉल्ट है, A3B4 टाइप का। अब बताओ इसके लिए अगर हम लोग केएसपी लिख रहे हैं तो बताओ केएसपी क्या होता है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 इंटू S की पावर 3+4 और 3+4 यानी 7। तो बताओ जरा, मैं यहीं से मैच कर लूंगा, S की पावर 7 और S की पावर 7 एक ही जगह है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिका 9 तिक 27 और 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6912। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, R से। तो देखो जरा, ये गलत, ठीक है, ये गलत, दो ऑप्शन गलत हो गए। एल्युमिनियम फॉस्फेट, जरा देखो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बेटा Al+3 और फॉस्फेट होता है PO4-3। बताओ फॉर्मूला लिखने के लिए सिंपल रेशियो करेंगे तो बताओ ये Al PO4 ये हो गया। अब बताओ ये किस तरह का, AB टाइप का, और AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP होता है S²। तो बताओ यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए S²। बताओ जरा B की मैचिंग किससे हो जाएगी, S से। ठीक है, B की मैचिंग S से। तो B की मैचिंग यहां पर देखो जरा S से यहां पर है और यहां पर B की मैचिंग P से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट देख लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट Ca+2 और PO4-3। बताओ 3 इधर 2 इधर, बताओ ये क्या हो जाएगा, A3B2 टाइप का। और बताओ A3B2 टाइप है तो बताओ यहां पर S की पावर 3 और +2 यानी S की पावर 5 होना चाहिए। तो बताओ यहां पर ये हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4। क्लियर है? बताओ ये क्या हो जाएगा, A3B। और A3B अगर हम लोग देखें तो बताओ यहां पर 3 और 1 4, तो S की पावर क्या हो जाएगी 4, तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, तो बताओ यहां पर C की मैचिंग किससे, Q से। C की मैचिंग Q से, यही सही है, और D की मैचिंग P से। तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है? तो इसको हमने पावर से ही कर दिया। तो देखो ये कहां से दिया है, ये देखो एनसीईआरटी में जिरकोनियम फॉस्फेट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में देखें तो मैच कॉलम विद कॉलम 2। क्लियर है? 5s के लिए अब देखो यहां पर मल्टीपल मैचिंग हो सकती है, एक की मैचिंग दो या तीन से हो सकती है। तो देखो 5s के लिए बात करें तो 5s के लिए मैं सबसे पहले टोटल नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, तीनों की बात करूंगा मैं, सबके लिए अलग अलग मैं बात करने जा रहा हूं। देखो जरा, अगर मैं लिख रहा हूं टोटल नोड तो टोटल नोड होता है n-1, तो 5 - 1 4। ठीक, रेडियल नोड, अब मैं एंगुलर नोड लिखूंगा और एंगुलर नोड L के बराबर होती है और H के लिए L बराबर 0। तो बताओ जरा, तो टोटल नोड होता है एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। तो बताओ जरा, 0 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, तो आंसर है 4। तो बताओ यहां पर, तो अब मैच करो जरा, नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 नहीं,
नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0, बिल्कुल सही है, एंगुलर नोड 0 है। सम ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड 3, नहीं, यानी टोटल नोड 3 होना चाहिए। आगे नंबर ऑफ रेडियल नोड 0, नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 नहीं, तो बताओ ए की मैचिंग केवल क्यू से, तो ए की मैचिंग क्यू से यहां है और ए की मैचिंग क्यू से यहां, ये गलत, ये गलत। चलो आगे बढ़े। 3D YZ, 3D YZ, चलो इसके लिए लिख लें टोटल नोड, टोटल नोड n-1, तो बताओ 3 - 1 2, और इसके लिए एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जो होती है वो L होती है, और D के लिए L जो होती है वो क्या होती है 2। तो बताओ जरा यहां पर रेडियल नोड क्या होना पड़ेगा 0, n-L-1, तो बस हो गया। तो बताओ 3D YZ, नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 0 है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0, यहां पर एंगुलर नोड 2 है, सम ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड 3, ये भी नहीं है, नंबर ऑफ रेडियल नोड 0, नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 यहां पर है, यानी कि बी की मैचिंग एस से, तो बताओ बी की मैचिंग एस से यहां पर है, बी की मैचिंग एस से, यहां पर बी की मैचिंग क्यू और एस से है, बी की मैचिंग क्यू एंड एस से, बताओ यहां पर एस तो ठीक है, क्यू एक बार और चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड, और एंगुलर नोड बेटा एल होता है, और एल के लिए और एल जो है डी के लिए क्या होता है बेटा 2, तो ये नहीं होगा एंगुलर नोड। क्लियर है, ठीक। चलो, तो इसका मतलब अब आंसर तो एक ही हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर विल बी 4th। क्लियर है। अब इसके बाद आंसर यहां पर अगर हम लोग देखें 3DXY, 4DXY, अब 4DXY के लिए फिर से टोटल नोड n-1, तो 3 हो जाएगा, रेडियल नोड और हम लोग एंगुलर नोड, और एंगुलर नोड L के बराबर होता है, और L इसके लिए हो जाएगा आपका 2, रेडियल नोड होता है, टोटल नोड में एंगुलर नोड माइनस कर दो, यानी कितनी हो जाएगी 1। अब जरा देखो मैच करते हैं 4DXY के लिए क्या सही है, टोटल रेडियल नोड 1, बिल्कुल सही है, रेडियल नोड 1, तो बताओ इसके लिए इसकी मैचिंग P से भी है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 नहीं, एंगुलर नोड 2 है, सम ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड 3, बिल्कुल सही है, टोटल नोड 3 है, तो बताओ इसकी मैचिंग R से भी है, ठीक है। सम ऑफ रेडियल नोड 0 नहीं है, बताओ 4DXY के लिए यानी कि C की मैचिंग P से भी है और P से भी है, R से भी है, तो C की मैचिंग P से भी है और R से भी है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आंसर विल बी 4th। क्लियर है, आंसर विल बी 4th। ठीक है, कहां से दिया गया है क्वेश्चन, ये सब एंगुलर नोड रेडियल नोड आपको इस पैराग्राफ पे आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ध्यान देना, तो कौन सा सही नहीं है, IBr7, SH6, PH5 डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस, बिल्कुल बात सही है, ये स्पीसीज तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन एग्जिस्ट ना करने का रीजन अलग अलग है, क्योंकि अगर हम लोग हैलोजन की बात करें और 7 कोवेलेंसी, तो हैलोजन और 7 कोवेलेंसी में एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, वो है IF7। इसके अलावा 7 कोवेलेंसी में हैलोजन का जितने भी कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करते, रीजन है ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, बात बिल्कुल सही है। SH6 और PH5 अगर हम लोग देखें तो H2S यानी SH2 एग्जिस्ट करता है, PH3 एग्जिस्ट करता है, बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे ही SH4 और SH6 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये यहां पर जो 3D के ऑर्बिटल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो ये यहां पर ग्राउंड स्टेट में यानी सल्फर और फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है, और ग्राउंड स्टेट में सल्फर की कितनी 2, तो इसलिए H2S एग्जिस्ट करता है, ऐसे फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कितनी 3, तो PH3 एग्जिस्ट करता है बट PH5 नहीं। क्लियर है, तो निकोजन और चैल्कोजन हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में जितनी कोवेलेंसी होगी
उतनी बॉन्ड बन जाएंगे और उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो यही रीजन है pH3 एग्जिस्ट करता है बट pH5 नहीं, और H2S एग्जिस्ट करता है SH6 नहीं। क्लियर है? यहां तक तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी, अगली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि PCl5 सॉलिड, बेटा ये दोनों ही आयनिक सॉलिड हैं। अब पता होना चाहिए मैं आयनिक सॉलिड में, तो आयनिक सॉलिड है तो इसका मतलब एक कैटायन होगा एनायन होगा। तो बताओ जरा, जो PCl5 सॉलिड ये आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, कैटायन और एनायन, और ये आयनिक सॉलिड होते हैं। तो यहां पर यूनिट होती है PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। क्लियर है? अगर उसकी बात करें PBr5 की, PBr5 तो ये एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस प्लस Br माइनस, ये है। अब चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं कि यहां पर PCl5 सॉलिड एंड PBr5 सॉलिड बोथ यूज DZ²। तो चलो यहां पर चेक करते हैं DZ² है कि नहीं। तो उसके पहले हाइब्रिडेशन निकालें। जरा देखो फास्फोरस का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 6, 6 और 5 11, और ये -1 है तो माइनस अगर होता है चार्ज तो ऐड होता है। तो बताओ कितना हो गया, 12, और 12/2 यानी 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2, sp3d2। क्लियर है? और sp3d2 में जो d होते हैं वो होता है dx² y² dz²। तो बताओ यहां पर dz² है। क्लियर है? यहां तो है। ठीक है, यहां चेक कर लेते हैं। तो चलो कम से कम एक में तो है, इसमें कुल मिला के dz² यूज हुआ है। ठीक, PCl4 5 4 9, और ये एक कम कर दो 8, और 8 अगर कर दें तो हाइब्रिडेशन हो जाता है 8/2 4, यानी हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ d नहीं है, तो कम से कम स्पीसीज में ये dz² है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ PBr4 प्लस, तो यहाँ पर 5 4 9, और एक कम कर दो 8/2 4, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, यानी यहाँ पर dz² नहीं है। तो d ही नहीं यूज हुआ है, तो d नहीं यूज हुआ तो यहाँ पर dz² की बात नहीं करनी है। तो ये बताओ क्या हो गया, कह रहे हैं कि दोनों में dz² यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत। और हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू, आंसर विल बी सेकेंड। चलो आगे बात करते हैं। PH3 एंड PH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल, कह रहे हैं कि PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PH3 से। बिल्कुल बात सही है। तो बेटा एक जो थ्योरी है या रूल हम लोग कह दें कि ड्रैगोज रूल, निकोजन और चैल्कोजन के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें देखें टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल बहुत तेजी से घटता है, और नीचे वाले एलिमेंट्स के बात करें तो अप्रॉक्स 90 डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो इसको हम लोग बात करते हैं किससे, ड्रैगोस रूल से। तो यहां पर बेटा अप्रॉक्स 93 के आसपास बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है? और यहां पर क्योंकि यहां पर जो फास्फोरस है बेटा, PH3 में फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं करता, प्योर p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का प्योर s ऑर्बिटल यूज होते हैं, इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो 93 एंगल होता है। क्लियर है? अप्रॉक्स 90। अब PF3 में देखो जरा, PF3 में यहां पर साइड एटम हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और sp3 होने की वजह से sp3 और 1 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। ठीक है, लेकिन 90 के अप्रॉक्स नहीं होगा, काफी ज्यादा होगा इससे। क्लियर है? तो यहां पर बिल्कुल बात सही है कि PH3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल PF3 का होता है। आगे बढ़ते हैं। बट NF3 और NH3 में अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखें तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है NF3 से। चलो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, NH3 और NF3, ये क्लोन पेयर, ये यहां पर देखो जरा, दोनों में सेंट्रल एटम सेम, एक एक लोन पेयर है दोनों के पास। अगर मैं यहां पर देखूं, इसमें जो EN है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है, और नाइट्रोजन की ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां पर देखो जरा, यहां पर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे।
तो यहाँ पर जरा देखो ये इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई ज़्यादा, तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो गया यहाँ पर कम, और यहाँ पर देखो नज़दीक आ गए तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है NF3 से, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें लोन पेयर ऑफ फॉस्फीन, अभी मैंने बात किया कि फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो ये जो लोन पेयर है, तो अब बताओ ये कहां पर होंगे, प्योर एस ऑर्बिटल में। कहां पर होंगे, प्योर एस ऑर्बिटल। जो फॉस्फीन में फास्फोरस है उसका प्योर एस ऑर्बिटल में ये लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ फॉस्फीन ऑक्युपाइज स्फेरिकल एफ एस ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर है वो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल में होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सोचो पूरा बॉन्डिंग का हर कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर, ये कहां पर है, हाइब्रिडाइजेशन, सब आ गया इसमें, कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट 400 डिग्री एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल सोल्यूशन। तो मीथेनॉल और इथेनॉल जो सोल्यूशन है उसका टोटल प्रेशर यहां पर दिया है कितना, पी टोटल कितना दिया है 119x प्लस 135। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन दी हो और इसमें x है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो ये जो x है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो यहां पर बोल रहा है कि मीथेनॉल का प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर होगा, इथेनॉल का प्योर स्टेट में कितना होगा, और टोटल प्रेशर कितना होगा जब इक्विमोलर मिक्सचर हो दोनों का। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग x बराबर एक बार 0 कर दो और एक बार x बराबर 1 कर दो, क्लियर है। अगर मैंने x बराबर 0 यानी मोल फ्रैक्शन x के 0 कर दिया, इसका मतलब कि मैंने क्या गायब कर दिया, मीथेनॉल। अब मीथेनॉल गायब कर दिया यानी कि प्योर इथेनॉल हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये जो टोटल प्रेशर एक्चुअल में वो नहीं होगा, अब वो क्या होगा, अगर x बराबर 0 किया तो वो हो जाएगा पी नॉट इथेनॉल, पी नॉट इथेनॉल हो जाएगा। तो तब पी नॉट इथेनॉल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो सबको 0 हो जाएगा, यानी पी नॉट इथेनॉल 135 हो जाएगा। तो देखो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 135, सही है, ये सही है, ठीक। और हमें पूछा क्या जा रहा है, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल सॉल्यूशन इज पी वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेंस। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक। अब देखो जरा, अब मैं एक बार यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कर दूं, और अगर 1 का मतलब यहां पर करने का मतलब है कि प्योर मीथेनॉल हो गया, और प्योर मीथेनॉल हो गया तो वो हो जाएगा पी नॉट मीथेनॉल, प्योर पी नॉट मीथेनॉल। तो बताओ यहां पर 119 और इंटू 1, तो ये 119 हो गया प्लस 135, ठीक। तो 119 प्लस 135, अच्छा यहां पर करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, तो यहां पर पूछना चाहिए हेंस करेक्ट, क्लियर है। चलो तो अब बताओ पी नॉट मीथेनॉल क्या हो जाएगा, 119 प्लस 135। अब बताओ यहां पर तो केवल 119 लिखा है और 135 जोड़े नहीं, तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर आओ, वेपर प्रेशर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, चलो इसको जोड़ ही लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 5 14, और 3 और 1 4 और 1 5, 1 1 2, यानी कि 254, ये 254 हो गया, यानी कि पी नॉट मीथेनॉल 254 और पी नॉट इथेनॉल 135। अब जरा यहां पर तीसरा ऑप्शन देखो, बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर मिला दूं, तो बताओ पी नॉट तो फिक्स है, तो बताओ जरा पी टोटल कितना हो जाएगा। तो बताओ इक्विमोलर मिक्सचर लेने पर मोल फ्रैक्शन दोनों के क्या हो जाएंगे 0.5 तो पी टी बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए 254 इंटू पी एक्स उसके मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट बी 135, और ये हाँ ये हो गया। तो बताओ यहां पर
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 प्लस, और ये करेंगे तो 2 6 का 12, ये 67। अब बताओ इन्होंने केवल कितना लिखा है 127, जबकि 127 प्लस 67.5 और जोड़ना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट कौन सा है, तो आंसर विल बी सेकंड, आंसर होगा कौन सा, सेकंड। तो इस तरह का इस बार क्वेश्चन आया था नीट में, वेपर प्रेशर, इथेनॉल और मीथेनॉल ही मुझे लग रहा है मिलाया था, और उसमें टोटल प्रेशर का ही क्वेश्चन था, और पूछ रहा था उसमें डेविएशन कौन सा होगा, इस तरह का। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। यहां पर दिया है एक तरफ मैंने K4 FeCN6 लिया है और एक तरफ FeCl3 लगाया है, और दोनों के बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। इधर की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, इधर की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। कह रहे हैं कि यहां पर FeCl3 ऑन रिएक्शन विद एक्वस K4 FeCN6 solution give blue color. They are separated by a semi permeable membrane AB. तो AB सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कह रहे हैं ड्यू टू द ऑस्मोसिस देयर इज, किधर ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। तो पहली बात तो ब्लू कलर फॉर्मेशन क्यों होगा, तो बेटा यहां पर इधर है फेरिक Fe+3 और इधर है फेरोसाइनाइड, और अगर हम लोग फेरी फेरोसाइनाइड अगर ये दोनों मिल जाए, ये इधर से इधर आ जाए, तो फेरी फेरोसाइनाइड या इधर से इधर कुल मिला के फेरी फेरोसाइनाइड अगर बन जाएगा तो ब्लू कलर आ जाएगा। अब जरा देखना बेटा, चाहे वो K4 FeCN6 हो चाहे FeCl3, दोनों ही ये क्या है, दोनों ही ये सॉल्यूट पार्टिकल है, क्लियर है। और दोनों ही अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल को जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्रॉस नहीं होने देती है, केवल किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट को। तो इधर बताओ सॉल्वेंट ही इधर से उधर जा सकता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जब दोनों मूवमेंट नहीं करेंगे तो पास नहीं आ पाएंगे। तो बताओ फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड जो प्रेसियन ब्लू कलर होता है वो नहीं बन पाएगा किसी भी साइड। तो आंसर को क्या हो जाएगा, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। रीजन ये है क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल दोनों जो जिधर पड़ा हुआ है वो उधर ही पड़ा रहेगा, इधर मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर बेटा, चलो तो इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पूरा समझाया हुआ है इसमें, ठीक है, एनसीईआरटी में। चलो अगला, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, बेटा यहां पर अगर हम बात करें डेल्टा एस रिवर्सिबल, ठीक है, वो होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब देखो जा, यहां पर अगर प्रोसेस बेटा क्या है, एडियाबैटिक, और अगर एडियाबैटिक है तो क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो। और चेंज जीरो है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। अगला, अब देखो ये भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हमने 2s ओवरलैपिंग कराया, 2p ओवरलैपिंग कराया और 2p2s ओवरलैपिंग कराया, तो कह रहा है कि स्ट्रेंथ क्या होगी। बेटा जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब बताओ ओवरलैपिंग कब ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगी, और डायरेक्शनल नेचर ज्यादा तो ओवरलैपिंग ज्यादा, और ओवरलैपिंग ज्यादा तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब बताओ किसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, तो पी के पास डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है, एस के पास डायरेक्शनल नेचर कम होता है। तो बताओ जरा, तो जब दोनों पी होंगे तो ज्यादा ओवरलैपिंग, तो पी पी फिर एस पी फिर एस एस, यहां दोनों डायरेक्शनल, यहां एक डायरेक्शनल और यहां कोई डायरेक्शनल नहीं, तो यहां पर आंसर विल बी थर्ड। क्लियर है, आंसर विल बी थर्ड। तो यहां पर देखो ये पूरा एनसीईआरटी में एसपी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग ओवरलैप करके पूरा दिखाया है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन बॉन्ड एंगल, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर
बताना है आपको। ये बेटा दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये उसका आयन है नाइट्रेट आयन। तो चलो हम जब यहाँ पर H+ निकाल देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जैसे माइनस आएगा तो ये बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर तीनों जगह क्या है, पार्शियल डबल है। ठीक है, यानी ये डबल बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 जगह। अब जरा देखना, जब मैं इस वाली स्ट्रक्चर का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहां पर आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें आ जाएगा चार्ज। और चार्ज आते ही उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बताओ यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है वो हो जाएगी चार्ज। तो इसका मतलब कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है, जो स्टेबल ज्यादा होगी। तो इसका मतलब स्टेबल यही ज्यादा होगी, यानी इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो हम लोग इसका मतलब इसी वाले स्ट्रक्चर से देख लेंगे। तो यहां पर देखो जरा, सिंगल है, यहां पर डबल और डबल, कभी यहां डबल कभी यहां डबल, इसका मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या है, पार्शियल डबल है। क्लियर है? तो बताओ सबसे यहां पर सिंगल, यहां पार्शियल डबल, यहां पर पार्शियल डबल। लेकिन यहां पर मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड कभी यहां कभी यहां, इसका मतलब डबल बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 जगह। और यहां डबल बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर बेटा ज्यादा है, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक्स की। अब देखो जरा, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होंगे, यहां डबल बॉन्ड करेक्टर कम होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक, और यहां 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मुझे बताओ जरा, डबल बॉन्ड करेक्टर अगर यहां पर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो यहां की बॉन्ड लेंथ को क्या बोला है, जेड। और यहां सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर होंगे, क्योंकि 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये वाई और जेड डब्ल्यू की बराबर होगी, ये ऑर्डर हो जाएगा, एक्स की ज्यादा, फिर जेड की, और वाई और डब्ल्यू की बराबर। तो आंसर विल बी थर्ड। तो सबसे ज्यादा एक्स, फिर वाई, सॉरी एक्स फिर जेड, बिल्कुल सही है, फिर वाई और डब्ल्यू की बराबर, आंसर विल बी थर्ड। अब देखो ये कहां दिया है, ये बेटा अगर हम लोग पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये पूरा HNO3 बनाया है और इसकी बॉन्ड लेंथ लिखी यहां पर पूरा। क्लियर है? तो हवा में ऐसी बात नहीं हो रही है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ पूरा, तो उसी से क्वेश्चन बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होती है या प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड या साइज पर डिपेंड करें। तो जो मास या साइज पर डिपेंड करेंगी, मास या साइज डिपेंडेंट होंगी तो उनको बोलेंगे एक्सटेंसिव, और जो मास और साइज इंडिपेंडेंट होंगी उनको बोलेंगे इंटेंसिव। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं इसमें से कितनी एक्सटेंसिव है, ठीक। पहला, मोलर एंट्रोपी, बेटा किसी के भी आगे मोलर लग जाएगा वो एक्सटेंसिव से क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव थी लेकिन मोलर एंट्रोपी एक्सटेंसिव हो जाएगी, सॉरी, एंट्रोपी जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है लेकिन मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव होती है, तो ये गलत, ठीक। हीट कैपेसिटी ये मास डिपेंडेंट होती है, तो बताओ ये एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। विस्कोसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये भी इंटेंसिव है। प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी कोई भी एनर्जी होगी वो एक्सटेंसिव होगी, डेंसिटी इंटेंसिव है, एंथैल्पी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो ये भी क्या है, एक्सटेंसिव। तो कितनी एक्सटेंसिव हो गई, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, मास और एंथैल्पी, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, आंसर विल बी फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये दिया हुआ है बेटा यहां पर एनसीईआरटी में, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, यहां देखो जरा, इथेन है, उसका क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराया, तो ये प्रोडक्ट,
तो कह रहे हैं बन गया, और ये कह रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर फ्री एल्केन की क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक। यहाँ देखो जरा, बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, अब बेंजीन का नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां देखो जरा, यहां पर ये बेटा एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन एचबीआर से, तो एचबीआर का जब एल्कीन में एडिशन होता है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी मैचिंग पी से हो जाएगी। यहां पर एल्ड ये देखो कीटोन है एसीटोन, और इसकी रिएक्शन एचसीएन से, तो एचसीएन इस पे ऐड होगा और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। यहां पर देखो जरा, एचबीआर के साथ पेरोक्साइड लिया है, एचबीआर के साथ पेरोक्साइड और एल्कीन है, तो एल्कीन के साथ अगर हम लोग एचबीआर और पेरोक्साइड लें तो ये मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह फ्री रेडिकल एडिशन हो जाता है, तो ये मैचिंग ये हो जाएगी। यहां पर देखो जरा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन OH माइनस, तो बताओ यहां पर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये मैचिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर देखो जरा PQR, तो ए की मैचिंग आर से, ए की मैचिंग आर से दो जगह है, बी की मैचिंग एस से, बी की मैचिंग एस से अभी है सही, सी की मैचिंग पी से, सी की मैचिंग पी से, डी की मैचिंग, डी की मैचिंग टी से, बिल्कुल सही है, ई की मैचिंग यू से, बिल्कुल सही है, और एफ की मैचिंग क्यू से, बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। क्लियर है? तो बहुत सारी रिएक्शन एक साथ आ गई। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये पूरी रिएक्शन है। देखो जरा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन, तो बताओ ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और यहां पर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां पर देखो जरा, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और बन रहा है सैल्साल्डिहाइड, और ये बताओ रीमर टीमैन रिएक्शन, इसकी मैचिंग क्यू से। यहां पर देखो जरा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन है, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर अल्फा हेलोजिनेशन हो गया, और इस रिएक्शन का नाम है HVZ हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यहां पर देखो जरा, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर सॉल्ट से करा दिया, तो CuCN से कराएंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? और ये रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, तो इसकी मैचिंग S से हो जाएगी। अब मैच कर लेते हैं, ए की मैचिंग R से, ए की मैचिंग R से, ठीक, दो जगह। बी की मैचिंग, बी की मैचिंग Q से, बी की मैचिंग Q से, ठीक है, दोनों जगह है। सी की मैचिंग, सी की मैचिंग P से है, सी की मैचिंग P से है, ठीक है, और डी की मैचिंग S से है, बिल्कुल सही है। आंसर विल बी थर्ड। आंसर कौन सा होगा? थर्ड। तो ये कहाँ दिया हुआ है बेटा? ये HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे तो ये आपको HVZ मिल जाएगी। जब हम लोग एमीन में देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन मिल जाएगी। चलो, अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 61, मैच द कॉलम। बेटा हाइड्राजीन होता है बेटा NH2, NH2, ठीक है। यहाँ दो नाइट्रोजन है, दो लोन पेयर, तो बताओ यहाँ पर मेटल को अगर ये दोनों दे दें तो 3 मेंबर रिंग, और 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल बन रही है, इसलिए ये क्या होते हैं? बाइडेंटेट ना होके मोनोडेंटेट, तो ये न्यूट्रल है और मोनोडेंटेट, तो हाइड्राजीन कैसा है? न्यूट्रल के साथ बाइडेंटेट, गलत, न्यूट्रल के साथ मोनोडेंटेट, तो ए की मैचिंग सेकंड से, ए की मैचिंग सेकंड से गलत है, ये गलत है, ए की मैचिंग सेकंड से, दो ऑप्शन बचे। नाइट्रोसोनियम बेटा, नाइट्रोसोनियम होता है मोनोडेंटेट और पॉजिटिवली चार्ज, बताओ पॉजिटिव एंड मोनोडेंटेट, तो नाइट्रोसोनियम की मैचिंग थर्ड से, तो बी की मैचिंग थर्ड से, दो जगह है, ठीक है। एथिलीन डायमीन, तो ये CH2 CH2 NH2 NH2, ये है, दोनों के बाद लोन पेयर है, तो ये बताओ न्यूट्रल के साथ ये बाइडेंटेट लिगैंड, तो एथिलीन डायमीन न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगैंड, ये क्या हो जाएगी? सी की मैचिंग 4 से, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड।
और ऑक्जिलेटो जो होता है वो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। तो यहां पर ये दोनों दे देंगे, तो बाइडेंटेड निगेटिवली चार्ज, तो ऑक्जिलेटो आयन जो होता है निगेटिव चार्ज एंड बाइडेंटेड, तो ये मैचिंग हो जाएगी, डी की मैचिंग फर्स्ट से। आंसर विल बी थर्ड। कहां दिया है आप इसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगैंड वाला पूरा दिया हुआ है, एथिलीन डायमीन ये सब दिया हुआ है, ठीक है, EDTA एम्बिडेंटेड ये सब दिया हुआ है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 62। बेटा एसिटिलीन के अगर हम लोग एसिटिलीन को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करें तो इसके 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइज होके ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब बेंजीन का मैं यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दूं तो ये क्या बन जाएगी, टोलुइन। और टोलुइन का मैं इटार्ड ऑक्सीडेशन करा दूं क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में, यानी बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो कह रहे हैं यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, कौन सा नहीं बना, तो बेंजीन बना है, टोलुइन बना है और बेंजल्डिहाइड बना है। क्या बना है, बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो यहां पर क्या नहीं बना, बेंजोइक एसिड नहीं बना। आंसर विल बी सेकंड। तो यहां पर भी बच्चों की बहुत सारी गलती हो सकती है, वो अपना ही दिमाग लगा के इतना पढ़ा और बच्चा सोच रहा है कि क्या पूछा होगा, सी पूछा होगा, और सी पूछा होगा तो आंसर क्या मारेगा वो, बेंजल्डिहाइड, जबकि हमने वो पूछा ही नहीं। कहां दिया है आप, ये देखिए टोलुइन है, इसका इटार्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या बनना है, बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स से है, 63। कह रहे हैं यहां पर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रिएक्शन यहां पर है 3x गिव्स y, ये रिएक्शन है 3x गिव्स y। चलो, और रिएक्शन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो 30 मिनट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटते घटते और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते ये 30 मिनट में क्या हो गई, कंसंट्रेशन बराबर हो गई। तो कह रहे हैं बता दो हाफ लाइफ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ क्या है, तो चलो करते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया 3x गिव्स y। अब यहां पर कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, तो मैं यहां पर मान ले रहा हूं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो मैं शुरुआत में जो मोल लिए हुए हैं वही मैं मान ले रहा हूं 3, ठीक है, इनिशियल 3 मान लिया। उस समय क्या होगा, 0। चलो, अब यहां पर t बराबर 30 मिनट पर, t बराबर 30 मिनट पर ये कुछ घटा होगा, ये बढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कितना, 3z कम हो गया। कितना कम हो गया, 3z, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट है 3। तो बताओ यहां पर तो बचा कितना, 3 माइनस 3z, 3 माइनस 3z। तो बताओ जब ये 3 खर्च होता है तो बनता कितना, 1, तो कितना बनेगा, z। अब देखो जरा, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर 30 मिनट पे क्या है, बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या निकाल लूंगा, z निकाल लूंगा। तो चलो मैंने यहाँ लिखा 3 माइनस 3z बराबर z, ये दोनों बराबर है। तो बताओ ये 3z इधर चला गया तो 4z बराबर 3, तो z बराबर 3/4, z बराबर 3/4। अब देखो जरा, हमें इनिशियल पता और फाइनल, तो हम जो KT बराबर 2.303 लॉग a अपान में a माइनस एक्स लगा देंगे, तो a पता है, a माइनस एक्स और पता हो जाए। तो बताओ यहाँ z की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 3/4, ये हो जाएगा। तो बताओ जरा LCM अगर ले हम लोग 4 तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 9, तो ये कितना हो गया, 3 9 4, और ये 3/4, 3/4 ये आ गया, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये पता हो गया हमें कि इनिशियल में कितना था, 3, और बचा कितना यहां पर 3/4। तो मैंने यहां पर z पहले निकाला है, इन दोनों की कंसंट्रेशन को बराबर कर दिया तो z आ गया, और z कितना 3/4। तो पहले था 3 और 3 z खत्म हो गया, तो बताओ बचा कितना, यहां पर 3/4। अब हो गया बिल्कुल सिंपल। तो देखो जरा, के टी बराबर, और टी कितना है यहां पर 30 मिनट, के टी बराबर 2.303
लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। ए कितना है 3, ए माइनस एक्स हमने सॉल्व कर लिया है तो ये कितना आया 3/4, ये कट गया तो log 4 आ गया। क्लियर है। अब log 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 log 2। तो देखो जरा k इंटू 30 बराबर 2.303 इंटू 2 log 2, 2 log 2। अब देखना जरा यहां पर जो बात है उसको समझना। अगर मैं यहां पर इसको 2.303 और log 2 को ये मैं लिख सकता हूं ln2, क्या लिख सकता हूं ln2। तो ठीक है मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो देखो जरा क्या हो गया, k बराबर 30 के बराबर 2 ln2। अब बताओ जरा t हाफ क्या होता था ln2/k। तो अगर मैं ये k नीचे ले आऊं तो बताओ यहां पर ये 30/2 हो गया, ये ln2/k, और ये ln2/k होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो बताओ ये t हाफ ही तो है, t हाफ। तो बताओ t हाफ क्या आ गया 30/2 यानी 15 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखना। रिएक्शन है 3x गिव्स y, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था तो मैंने यही मोल 3 ले लिए, तो ये शुरू में 3 है, ये 0 है। तो बताओ मैंने मान लिया कि कितना खर्च हो गया 3z, 30 मिनट में कितना खर्च हो गया 3z, तो बचा कितना 3 माइनस 3z। तो ये बताओ 3 खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 1, तो बताओ 3z खत्म होगा तो ये बनेगा z। तो अब देखो जरा यहाँ पर 30 मिनट में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर दिखाया है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया बराबर, और जब दोनों को बराबर कर दोगे तो z की वैल्यू 3/4 आ गई। तो बताओ जरा इनिशियल पता है और ये t समय बाद 30 मिनट बाद कितनी बची है कंसंट्रेशन वो मुझे नहीं पता है, लेकिन z बराबर 3/4 रख दूंगा तो ये पता हो गई, इनिशियल पता फाइनल पता। तो बस फार्मूला लगा मैंने kt बराबर 2.303 log a अपान में a माइनस एक्स। बस मैंने एक ये चीज यूज किया कि 2.303 log 2 को हम लोग ln2 बोलते हैं, और ln2/k ही जो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है। आंसर विल बी थर्ड। ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, तो यहां पर जो इक्वेशन है वो हमने लगा दिया है kt बराबर 2.303 log a अपान में a माइनस एक्स। चलो अब क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन। तो देखो जरा ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये सॉल्टर है किसके कंपेयर में, इथेन की कंपेयर में, यानी कि CH3 तो CH3 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम है। उसका रीजन होता है कि डबल सिंगल CH, और ये sp3 का कार्बन है और CH बॉन्ड है, तो डबल सिंगल CH अगर आए तो वहां पर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे पार्शियल डबल हो जाएंगे, और पार्शियल डबल होते ही ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी और ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि यहां पर ये भी पार्शियल डबल हो गया, ये भी पार्शियल डबल, और यहां कंप्लीट सिंगल है। बताओ कंप्लीट सिंगल बॉन्ड ज्यादा होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें बॉन्ड लेंथ की तो सबसे छोटे कार्बन कार्बन ट्रिपल, उससे बड़े कार्बन कार्बन डबल, और उससे बड़े कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, और उससे भी बड़े कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल, फिर उससे छोटे पार्शियल डबल, उससे छोटे डबल, उससे छोटे ट्रिपल। तो आंसर हो जाएगा किसकी वजह से ऐसा हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पूरा समझाया है बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, और ये गलत होने का रीजन है कि बच्चे ने पढ़ा नहीं कि मैंने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पूछे थे। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm of Hg when non volatile solute was added to the solvent। अगर मैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.2 है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
कितनी है 10। तो देखो जरा पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होंगे ज्यादा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी ज्यादा। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी। अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। चलो, तो यहां पर शुरू में बताओ जरा, जब इसके मोल फ्रैक्शन कितने थे 0.2, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के कितने 0.2, तो लोअरिंग कितनी की हो रही थी बेटा 10 की। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर लोअरिंग 20 की हो जाए, इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, डबल हो जाएगा, यानी 0.4। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 आंसर दिया है, बट हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो बताओ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1। तो बताओ यहां पर अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.4 तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे 0.6। आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच्ड आईयूपीएसी नेम। जरा यहां पर बेंजीन में अगर कई लगा दे उसमें सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बहुत जल्दी नंबरिंग कैसे करें, तो ध्यान रखना। अब यहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना होगा। क्लियर है? नंबरिंग के लिए कि कहां से नंबरिंग करें, तो मैं इसका लोएस्ट लोकेंट रूल ना लगाना पड़े तो शॉर्टकट इसका यह है कि जब 3 सब्स्टिट्यूएंट हो, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं और 2 लगातार है और एक दूसरी जगह है, तो ध्यान रखना, तो जब 3 होंगे तो ऐसा कुछ होगा कि 2 लगातार होंगे और एक के पैरा पे होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी यहां पर 3 में जो अकेला है उसको पकड़ो, 3 में जो अकेला है उसको पकड़ो और उसके पैरा वाले पोजीशन को नंबर 1 देना। लेकिन ये तब लगेगा जब सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये 1, तो ये 2, ये 3, ये 4। जरा नाम पढ़ो। अल्फाबेटिकल देखेंगे, क्लोरो नाइट्रो नाइट्रो, तो बताओ पहले लिखेंगे क्लोरो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ये सही है और हमें क्या चाहिए इनकरेक्ट। यहां देखो जरा, फिर से 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैंने क्या कहा, जो अकेला है उसको पकड़ो, साथ साथ नहीं है, तो इसके पैरा पे इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे और इसको 4 देंगे। क्लियर है? अब बताओ फिर से अल्फाबेटिकल, चलो पहले क्लोरो का सी आएगा, मतलब सी का पहले अल्फाबेटिकल में सी आएगा, फिर एम आता है, फिर एन आता है। तो बताओ जरा, पहले क्लोरो फिर मिथाइल फिर नाइट्रो, तो बताओ 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ये भी सही है। अब देखो यहां पर आ गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ही कार्बन को नंबर 1 देंगे 1। अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 3, ये 4। अब बताओ पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, अब यहां पर ये फिनॉल का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यहां पर इनको सब्स्टिट्यूएंट देखो लिख दिया 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी लिख दिया, ये बात गलत है, तो गलत कौन सा हो गया, यही हो गया। क्लियर है? जबकि ये है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इन्होंने क्या मान लिया सब्स्टिट्यूएंट। यहां देखो जरा, यहां देखो जरा, ये अकेला है, अकेला है और तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो अकेले वाले के पैरा वाले पे देखो जरा 1 2 3 4, तो बस, तो बताओ नाम क्या होगा, फ्लोरो नाइट्रो और इथाइल। तो पहला नाम होगा इथाइल का, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल, ठीक। फिर हमें नाम लिखना होगा फ्लोरो का, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हो गया, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर है? ये कहां दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो एरोमेटिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वहीं से ये रिलेटेड है। यहां पर थोड़ा सा बेटा ये सी होगा यहां पर, ठीक। चलो बेटा, कोलास लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, उसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अगर हमें उसकी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो तो हमें क्या यूज करना होता है, कोलास लॉ। तो देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये किससे मैच होगा, कोलास लॉ। मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा होता है जी एल बाई ए या एल बाई आर ए। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी, तो ए की मैचिंग आर से, ए की मैचिंग आर से दो जगह,
फिर बी की मैचिंग एस से, बी की मैचिंग एस से, आंसर विल बी थर्ड। सी की मैचिंग क्यू से और डी की मैचिंग पी से, आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन 68, मेरा जो पार्ट का क्वेश्चन था लास्ट 68। टू चेन आइसोमर ए एंड बी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। जरा देखना, C4H8 अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा एल्कीन। तो देखो जरा 1 2 3 4, मैंने यहां पर किनारे डबल बॉन्ड लगा दिया। दूसरा मैं बना रहा हूं, ये बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं ऑक्सीडेशन विद केमिनोफोर इन मीडियम कौन सा? एसिडिक। अगर मैं यहां पर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो यहां पर ओजोनोलिसिस जैसा। अब यहां पर बताओ जरा, एल्डिहाइड बनेगा और ये CO2 गैस। अब बताओ यहां पर CO2 गैस बनेगा तो यहां पर लिखा है कि इफर्वेशन भी होना चाहिए और कीटोन बनना चाहिए। तो यहां पर क्या बना? पहले एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर क्या बनेगा? एसिड। यहां पर देखो जरा, अगर मैं ये ले लिया स्ट्रक्चर तो यहां पर देखो जरा, एल्डिहाइड बनेगा फिर एसिड बनेगा, और यहां पर एल्डिहाइड फिर एसिड, तो यहां पर कीटोन नहीं बनना। इसका मतलब यहां पर तीसरी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, ये। क्लियर है? तो अब देखना जरा, अब मैं अगर इसका केमिनो4 से ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो ये O यहाँ O, तो ये देखो जरा CO2 बन जाएगा, ठीक। और यहां पर देखो बनेगा एसीटोन, और एसीटोन जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज केमिनो4 की प्रेजेंस में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद तुरंत ही सर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू करिए सर के साथ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आगे का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड इज लोअर देन दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट बेटा मिथाइल क्लोराइड से कम होता है। डाइपोल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से कम होता है। देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट बेटा दो बातों पे डिपेंड करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक। अगर बेटा हम पोलैरिटी देखेंगे तो पोलैरिटी CF में ज्यादा है। CF और CCl में पोलैरिटी बेटा इसमें ज्यादा है, लेकिन बेटा बॉन्ड लेंथ CCl में ज्यादा है। तो जब हम Q इंटू डी का प्रोडक्ट देखते हैं तो बेटा वो CH3F के लिए कम आता है, CH3Cl के लिए ज्यादा होता है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बेटा सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? Q इंटू डी CH3F का बेटा ज्यादा होता है, क्योंकि D बॉन्ड लेंथ C और Cl में बेटा ज्यादा होती है। तो Q इंटू डी CCl में बेटा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CF। तो दोनों स्टेटमेंट तो बेटा सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बेटा हो गया आपका सेकंड। उसके बाद देखिए बेटा, देखिए यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी दे रखी है 1.860। सिंपल मतलब सिंपल, देखो बेटा ये CH3 CCl में देखो बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा है, ठीक है। अगला देखिए, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सही है बेटा, जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैलिटी, ये सब बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
इन पर टेम्परेचर का बेटा कोई इफेक्ट नहीं होता। बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये सब बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। फिर कह रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस किलोग्राम, गलत। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट बेटा मोल होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, मोल, किलोग्राम नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है और दूसरा बेटा गलत है। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड, 70 का सेकंड। पहला गलत, दूसरा सही, कौन सा है? नहीं, तीसरा होगा। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा है। अगला देखिए, देखो मोलैलिटी की डेफिनेशन दी है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कहीं बेटा वॉल्यूम नहीं है। फिर देखिए रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा बेटा सोडियम एंड पोटेशियम एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। आप सबको मालूम है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट एल्कली मेटल है, दोनों के वैलेंस शेल में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी, सेम। देखो रीजन क्या लिखा है, सोडियम एंड पोटेशियम सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। बेटा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। दोनों बेटा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो रीजन भी बेटा बिल्कुल सही है। बोथ A and R are true, R is the correct explanation। तो बेटा इसका आंसर फर्स्ट, 71 का 1। 72, ये तो आप सबने बेटा एस्टिमेशन में पढ़ा होगा, सेपरेटिंग फनल का डायग्राम बेटा ये तो नॉर्मल फनल है। अगला देखिए देखो ये सेपरेटिंग फनल है। फिर देखिए आपको बेटा एक रिएक्शन दी हुई है, X2Y2 और XY3 की इंट्रोपी दी है, डेल्टा H दिया है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। यहां बेटा रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, देखिए एक मिनट, पेपर में रिएक्शन है कि नहीं, यहाँ बेटा रिएक्शन नहीं है, इसमें स्लाइड में आई है 1/2x2 3/2y2 गिव्स XY3। ये बेटा आपकी रिएक्शन है। क्या पूछ रहा बेटा, डेल्टा एच दिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। देखो बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फार्मूला होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक। डेल्टा एच बेटा कितना दिया, -10 किलो जूल, जूल में कर ले तो बेटा 1000 होगी। अब आपको बेटा इंट्रोपी चेंज डायरेक्ट नहीं दिया, तो इंट्रोपी चेंज बेटा निकाल लो। इंट्रोपी बेटा क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो XY3 का 1 मोल बेटा कितना है, 50, माइनस इधर आइए, 1 मोल का बेटा कितना है, 60, तो 1/2 इंटू 60 हो गया, प्लस 3/2 इंटू 40 हो गया। देखो कितना हो गया, ये बेटा 30 हो गया, ये बेटा आपका 60 हो गया, 50 हो गया, ये -40 आ गया, और यहां बेटा -40 रख दो, माइनस माइनस कैंसिल, 1000 को बेटा 4 से डिवाइड करोगे 250 केल्विन आ गया, ठीक। देखो ये आपको रिएक्शन दी है, डेल्टा एच दिया है, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछ रहा है, ये बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फार्मूला है, ठीक। डेल्टा एच आपको दिया है किलो जूल में, इंट्रोपी जूल में दी है, तो बेटा हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब इंट्रोपी बेटा डायरेक्ट रिएक्शन की नहीं दी है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दी है। तो बेटा अगर आपको एक रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बेटा अगर इंट्रोपी दी हुई है तो डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये बेटा रिएक्शन की इंट्रोपी आ गई, यहां रख दिया, हो गया। इसमें बेटा यहाँ पर रिएक्शन स्लाइड में प्रिंट नहीं हुआ, ये बेटा रिएक्शन है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस। आप सबको मालूम है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज बेटा क्या होता है, डिक्रीज। तो देखो यहां पर बेटा Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ Mn बेटा +7 है, यहाँ बेटा Mn +2 है, और यहां पर Mn बेटा +3 है। तो अनडाउटली जहां पर बेटा चार्ज मिनिमम होगा पॉजिटिव, वहां पर बेटा रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम। तो आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। और मिनिमम पूछा होता तो बेटा KMnO4 हो जाता। अगला देखिए, देखो बेटा ये आपका मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, और देखो बेटा इसमें कितने कार्बन है, 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। ये क्लोज चेन है, ये बेटा ओपन चेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सही है ये। फिर देखो ये बेटा प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, और ये बेटा सेकेंडरी एमीन है। और आप सबको मालूम है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा अलग अलग होती है, इसलिए इनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला भी सही है बेटा, दूसरा भी सही है। तो करेक्ट आंसर 75 का फर्स्ट, 75 का फर्स्ट। अब आइए बेटा 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डबल बॉन्ड इज शॉर्टेड देन सिंगल बॉन्ड, सही है। डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा 1.34 होता है, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा 1.54 होता है, तो सही है। फिर ये बेटा सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, गलत है बेटा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बेटा बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में बेटा ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, जबकि पाई बॉन्ड में बेटा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है इस तरीके की, जिसके कारण ओवरलैपिंग एरिया बेटा बहुत कम होता है। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, बेटा सही है। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। तो बेटा इनकरेक्ट आपका कौन सा है, सेकंड। तो 76 का बेटा 2। अगला देखिए, देखो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग एरिया बेटा कम होती है। फिर देखो बेटा 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तीसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए बेटा आपको एक शॉर्टकट मालूम होना चाहिए, N1E1 प्लस N2E2 इक्वल टू N3E3। अब केवल आपको बेटा इसमें सीखना क्या है, 3 नंबर किसको देंगे। तो देखो बेटा सब में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाला करो, यहाँ 2 का चेंज है, यहाँ बेटा 1 का चेंज है, और जिसमें निकालना है उस पे 1 का चेंज। तो जिसको बेटा जहां बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट चेंज हो उसको 3 नंबर देना, बाकी 1 2 किसी को भी दे दो। तो देखो बेटा हमने इसको 3 नंबर दे दिया, तो देखो इस N3 कितना हो गया, 3, ठीक है ना, सॉरी ये आपका N3 है, इसको हमने N1 कह दिया, इसको हमने N2 कह दिया। फिर से देखो बेटा ये फार्मूला है, तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो, जहां चेंज हाईएस्ट हो उसको बेटा N3 कह लो। तो बोलो N3 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, और उसका EMF बेटा कितना है, 0.339।
1 2 आप किसी को भी मान लो। N1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, E1 बेटा कितना है, E1 बेटा आपका 0.153, N2 की वैल्यू कितनी है 2, और आपको बेटा वैल्यू निकालना, नहीं इसकी भी वैल्यू 1 ही है बेटा, इसकी भी वैल्यू 1 है। x बराबर बेटा कितना हो गया 0.678, इसमें बेटा 0.153 घटा दो 5, 7 में 5 गया 2, 0.525। सिंपल ये शॉर्टकट बेटा सीख लो, N1 E1 प्लस N2 E2 बराबर N3 E3, तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो, जहां चेंज हाईएस्ट हो उसको N3 कहो, उसके EMF को E3 कहो, बाकी 1 2 आप किसी को भी मान लो। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखो बेटा, क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D54S1, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ क्रोमियम बेटा किस फॉर्म में है +6 में, यानी बेटा इसने सभी इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ Mn में बेटा क्या है +7, और Mn क्या होता है 3D54S2, इसने भी बेटा अपने सातों इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भी 3D0 है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें बेटा 3D इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो जब 3D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, तो बेटा कलर किसके कारण होगा, चार्ज ट्रांसफर के कारण। तो करेक्ट आंसर बोथ, दोनों में बेटा कलर किसके कारण होता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण। नेक्स्ट देखो, करेक्ट कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है ना। देखो बेटा, गैलीलियम की एल्युमिनियम से ज्यादा होती है, ये वाला बेटा आपका सही नहीं है। एक्चुअल में देखो, अगर आप फोर्थ ग्रुप में जाओ ऊपर से नीचे, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होती है, डिक्रीज, उस हिसाब से बेटा एस पीबी की एसएन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि बेटा पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी एसएन से स्लाइटली ज्यादा होती, ठीक है ना, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि जहाँ रीजन जो बुक्स में दिया हुआ है वो भी हायर बुक्स में रिलेटिव स्टिक इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, जनरली ये हैवियर मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कायदे से ट्रेंड के अकॉर्डिंग पीबी की एसएन से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि यहां दिखा है, लेकिन एक्चुअल में पीबी की बेटा एसएन से ज्यादा होती है। रीजन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये बेटा जब आप नीचे की ओर जाते हैं ना, तो हैवियर मेटल में बेटा ये पाया जाता है। 79 का 2। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 80, इसमें थोड़ा सा बेटा करेक्शन है, ये जो x3y2 है ना, x3y3, इसको x3y2 करना है, x3y2। मान लो बेटा x का एटॉमिक वेट a है, y का एटॉमिक वेट b है, तो बेटा XY2 का एक मोल क्या होगा, A+2B, ठीक, और X3Y2 का एक मोल क्या होगा 3A+2B। ये तो बेटा फॉर्मूला कह रहा, अब डाटा के अकॉर्डिंग देखो, ये जो XY2 है इसका 0.1 मोल का मास बेटा कितना है 10 ग्राम, तो बोलो एक मोल का मास कितना हुआ 100 ग्राम, तो यहां बेटा हमने 100 लिख दिया। फिर देखो जरा X3Y2 का 0.05 मोल का मास बेटा कितना है 9 ग्राम, एक मोल का कितना हुआ 9/0.05 180 ग्राम।
यहां बेटा 180 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a बराबर 180। तो बेटा a बराबर कितना आ गया 40। तो यानी x का एटॉमिक वेट बेटा a 40 हो गया, ठीक है ना। यानी y का एटॉमिक वेट बेटा कितना हो गया 40, सॉरी x का। और फिर देखिए अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, a बराबर कितना है 40, तो 40 प्लस 2b बराबर बेटा 100। तो 2b बराबर कितना हुआ 60, b बराबर बेटा कितना हुआ 30। और ये हमने किसका माना था बेटा b बेटा हमने y का माना था। तो y का बेटा एटॉमिक वेट कितना हो गया 30। देखो पहले y का पूछा है, तो y का 30 और a का बेटा 40। 80 का करेक्ट आंसर बेटा 4। ठीक है भाई, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ x इन CR। बेटा ये तो सबको मालूम है, क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितनी होती है 6। 81 का आंसर थर्ड। देख लो क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6। फिर देखो ये क्या कह रहा, हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इज 50 मिनट। मान लीजिए अमाउंट ए था, तो बेटा हाफ लाइफ बेटा कितनी है 50 मिनट। ठीक है, ये कह रहे हैं अमाउंट हमने डबल कर दिया, तो नई जो हाफ लाइफ है वो बेटा कितनी हो गई 100। तो देखो डबल करने पे डबल हो रही, इनिशियल अमाउंट डबल, हाफ लाइफ डबल, ऑर्डर इज 0। रिलेशंस आप सबको याद होगा, 0 ऑर्डर में हाफ लाइफ बेटा a/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा इंडिपेंडेंट होती है, सेकेंड ऑर्डर में बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, थर्ड ऑर्डर में बेटा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यहां पर बेटा आपका डाटा क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर बेटा क्या होगा 0। अगर ये कहता कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, हाफ लाइफ 50 मिनट है, तो बेटा आपका आंसर क्या होता फर्स्ट ऑर्डर। अगला देखिए, तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम आयन और क्लोराइड आयन का दिया। आपसे बेटा बेरियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अब देखो बेटा हमको यहां पर मोलर कंडक्टेंस रखना है, और दिया बेटा क्या इक्विवेलेंट। तो याद रखो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n टाइम्स इक्विवेलेंट होता आयन के लिए। n बेटा क्या है चार्ज ऑन आयन। तो देखो मोलर कंडक्टेंस बेरियम आयन का क्या होगा बेटा 2 इंटू मोलर, सॉरी 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन। ठीक, यानी बेटा 2 इंटू 63.5 127 हो। तो यहां बेटा हमने लाके 127 रख दिया। ठीक, उसके बाद देखो क्लोराइड आयन मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, चूंकि इस पे चार्ज बेटा 1 है, तो क्लोराइड आयन का मोलर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा सेम। तो 76 बेटा एज इट इज रख दो, 2 इंटू 76। तो ये बेटा 127 हो गया, ये बेटा 152 हो गया। ठीक, 7 2 9 5 2 7 279 हो गया। 83 का बेटा थर्ड। 84 में आइए, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, इसमें बेटा कौन सा मेटल होता है TiCl4। जिगलर नाटा कैटालिस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग
ठीक है, कंटेनिंग बेटा क्या होता है, टाइटेनियम। ठीक है, अगला देखिए, देखो इसमें क्लियरली लिखा है क्या क्या होता है, TiCl4 विथ ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में बेटा यूज होता है। 84 का सेकेंड, 85 देखो, बोथ वाटर एंड SnCl2 आर बेंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, वाटर भी बेटा बेंट होता है, SnCl2 बेंट होता है, लेकिन रीजन बेटा गलत है। ठीक, वाटर में बेटा हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होता है। दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बेंट वी शेप, जबकि बेटा SnCl2 में एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो बेटा वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp2 है, दो, तो ये बेटा ये कह रहा दोनों में है, तो ये स्टेटमेंट गलत। एसर्शन बेटा बिल्कुल सही है, वाटर भी बेंट होता है, SnCl2 भी बेंट होता है, बेंट या वी शेप। वाटर में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होता है, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, SnCl2 में बेटा एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर sp2, तो रीजन बेटा स्टेटमेंट ही गलत है। तो ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर देखो बेटा क्या हुआ, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 85 का थर्ड, 86 देखिए, इफ ए मॉलिक्यूल mx3 है जीरो डाइपोल बॉन्ड, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय m, बेटा जीरो डाइपोल मोमेंट mx3 का सबको याद होगा Bf3, बोरॉन के हैलाइड या थर्ड ग्रुप के हैलाइड का डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है, जीरो। कितने एंगल पर होता है बेटा, 120। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा इसके बराबर, तो क्लियरली आप देख लो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है, sp2। द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय m इज r, तो सिग्मा बॉन्ड देखो बेटा, इधर भी बेटा आपका sp2 यूज हो रहा, sp2 यहां पर बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड बन कैसे रहा, बोरॉन इधर भी sp2 यूज कर रहा, इधर भी sp2 इधर भी sp2, तो आंसर बेटा थर्ड। 87, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, कह रहा विच गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन और विच गिव कैनिजारो, इसमें बेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो बेटा क्या देगा, कैनिजारो। ठीक है ना, चलिए, लेकिन ध्यान रखिए कैनिजारो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। पहला देखिए, टू मिथाइल पेंटेनल, टू मिथाइल पेंटेनल, देखो यहां पर बेटा ये टू मिथाइल हो गया और ये पेंटेनल हो गया। ठीक, देखो बेटा इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, पक्की बात है ये बेटा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो फर्स्ट वाला बेटा देगा। ठीक, सॉरी इधर फर्स्ट लिखे, ये बेटा एल्डोल देगा,
फिर देखो ये कह रहा है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और एल्डिहाइड है। तो ये देखो बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेटा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक, तो आपका बेटा बी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। और चूंकि एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेटा क्या दे देगा, कह नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो बी आपका बेटा कैनिजारो देगा। अब देखो फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये बेटा आपका फिनाइल एसिटल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है, तो पक्की बात है ये भी बेटा एल्डोल दे देगा। सी भी बेटा एल्डोल देगा। अब आइए डी, साइक्लोहेक्सेनोन, ये देखो बेटा साइक्लोहेक्सेनोन है, देखो इसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल दे देगा। इस पे भी बेटा ए लिख लेते हैं। फिर बेटा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, देखो बेटा ये आपका प्रोपेनोन है, 1 फिनाइल, वन फिनाइल प्रोपेनोन। तो देखो बेटा इधर से नंबरिंग कर ले, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसके पास भी देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, तो पक्की बात है ये भी बेटा एल्डोल दे देगा। अब आइए बेटा बेंजोफिनोन, C6H5CO C6H5, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं देगा। और चूंकि ये कीटोन है, तो ना तो बेटा एल्डोल देगा और ना ही बेटा कैनिजारो, तो ये बेटा आपको कुछ नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड है, तो ये बेटा क्या देगा, कैनिजारो। फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये भी बेटा क्या देगा, कैनिजारो। तो बोलो बेटा एल्डोल का कौन हुआ, ए, एल्डोल वाला बेटा कौन हुआ, एल्डोल वाला ए, ए के बाद बेटा सी, सी के बाद इधर डी, और डी के बाद बेटा ई। और कैनिजारो वाले बेटा कौन है, कैनिजारो वाला बेटा एक तो आपका ये बी था, फिर बेटा जी है, और फिर बेटा एच है। तो देख लो करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला मैच नहीं कर रहा, दूसरा मैच नहीं कर रहा, कौन सा मैच कर रहा बेटा, तीसरा। अगला देखिए, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में बेटा डिसॉल्व कर रहे हैं, ए बेटा क्या बनेगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन HgSO4 H2SO4, तो ये बेटा क्या बना लेगा, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड रिडक्शन पे क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। 88 हो गया। अब आइए बेटा 89, 89, देखो बेटा
89 देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। देखो बेटा ये आपका पहला सल्फाइड आयन है, तो पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। 6 3 18, 6 24 2 26, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया 26 3 4 sp3। और चूंकि सल्फर के पास बेटा d ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है, तो यहां पर d पाई p पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। और देखो बेटा सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा बेटा, तो यहां पर कोई लोन पेयर सल्फर के पास नहीं है, तो P में बेटा SO3 डबल माइनस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एस वेल एस बेटा इसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग है, तो P का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। और p पाई d पाई बॉन्डिंग क्या है, p पाई d पाई, ये p है, तो बेटा ये आपका 5 हो गया, 1,5। वैसे देख लो तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया 1,5। अब जरा XeO3 को देखो। XeO3 जिनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। कितने बॉन्ड बनाया बेटा, 6। 6 बनाया, एक लोन पेयर। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, XeO3। वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन देखो, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर sp3। और चूंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी बेटा d पाई p पाई बॉन्डिंग है। अब आइए बेटा SF6, 6 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और sp चूंकि लोन पेयर नहीं, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसमें बेटा 2,4 हो गया, r का बेटा 2,4। अब s देखो, XeF2, XeF2 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ठीक है ना। तो देखो यहां 3 लोन पेयर है, और देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रल एटम कंटेन एटलीस्ट 2 लोन पेयर, तो देखो इसके पास 3 है, वो एटलीस्ट लिख रहे हैं, तो इसका बेटा आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो एस का बेटा थर्ड, 89 का आंसर सेकेंड। नंबर ऑफ SOS बॉन्ड इन H2S2OH, इसमें बेटा कोई SOS बॉन्ड नहीं होता है, HOS इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। तो क्लियरली स्ट्रक्चर बता रहा बेटा इसमें कोई SOS बॉन्ड नहीं, ठीक है भाई। तो ये बेटा आपके आज जो FST हुआ, FST4, उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन है। पहले बेटा क्वेश्चन अप टू 68 तक रवि उत्तम सर ने कर दिया, उसके बाद बेटा हमने आपका कर दिया। तो जो भी आपकी छोटी मोटी क्वेरी होगी वो बेटा हम लोग के डिस्कशन से कंप्लीट हो। ओके बेटा, थैंक यू।